हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नीट केमिस्ट्री पेपर 2022। जो नीट का पेपर 2022 में हुआ था, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आए थे, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग लेक्चर के एंड तक बने रहें, क्योंकि यह सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमें पुराने पेपर से हमें ये पता चल जाता है कि पीआईक्यू से कि किसी भी एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। खाली थ्योरी पढ़ के ही क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते हैं, उसके लिए हमें पीआईक्यू और साथ ही साथ इनमें जो क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यह सीरीज हमारे जो नीट 2024 होगा उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इससे हमें एक आइडिया बन जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलीमर से। इसमें हमको बताना है कि चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, यानी नॉट करेक्ट है। तो स्टूडेंट, कभी भी क्वेश्चन में देख लेना कि वहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है या नॉन करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन क्या होते हैं, हमें आए हुए क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो उन क्वेश्चनों को, उनमें क्या पूछ रहा है, उनको ध्यान से पढ़ लीजिए। सबसे पहले हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर रीयूजेबल। जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं उनका हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। और इलास्टोमर है पॉलीमर चैन held together by weak intermolecular force, और fiber possess high tensile strength, and thermoplastic polymer are capable of repeatedly softening and hardening on heating and cooling। तो स्टूडेंट, इसमें हमको बताना है कि जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं या नहीं। जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं वो रीयूजेबल नहीं होते हैं। जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं वो रीयूजेबल नहीं होते हैं। अगर एक बार वो बन गए तो उनका हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं। जैसे जैसे हम इनको हीट करते जाएंगे, क्या अगर इनकी हार्डनेस इंक्रीज होती जाती है। जैसे इसमें आते हैं हमारे जितने भी हमारे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रीजन है, जिसमें जितने भी हमारे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होते हैं और मेलामाइन होते हैं एंड फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन ये सभी किस में आते हैं हमारे, ये सभी हमारे थर्मोसेटिंग पॉलीमर में आते हैं। इन एक बार बन गए तो इनका यूज हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। उसके बाद हमारा इलास्टोमर है पॉलीमर चैन हेल्ड टुगेदर बाई वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो बच्चों यहाँ पे देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग हम पॉलीमर को चार क्लासों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इलास्टोमर, जिसमें आते हैं हमारे रबड़, जैसे ब्यूना एन, नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़, ये सभी किसमें आते हैं, हमारे इलास्टोमर में आते हैं। और इसमें जो इलास्टोमर है, इसमें सबसे हमारा वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है हमारा इलास्टोमर में, तभी तो ये हमारे रबड़ की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में आते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलास्टोमर से थोड़ा ज़्यादा होता है। वो क्या होता है, थोड़ा इलास्टोमर से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें जो भी आते हैं हमारे, जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीइथाइलिन, ये सभी किसमें आते हैं, हमारे थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर में स्टूडेंट, हाँ, सबसे कम होगा हमारा इलास्टोमर, सबसे कम होगा हमारा इलास्टोमर। उसके बाद फिर होगा हमारा थर्मोप्लास्टिक, फिर आता है हमारा फाइबर में क्या होता है, इन दोनों की अपेक्षा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा आता है। इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, इसमें जो भी हमारे जैसे नायलॉन 6 हो गए, जितने भी हमारे वो रोप बनते हैं, नायलॉन 6 वगैरह हो गया, नायलॉन 6 और पॉलीअमाइड जैसे हमारे अक्रेलिन और टेरेलिन, गिलिप्टल, जितने भी हमारे वेनिस और पेंट वाले होते हैं, सब किस में आते हैं हमारे, सभी हमारे फाइबर में आते हैं। उसके बाद सबसे स्ट्रांग होता है हमारा थर्मोसेटिंग। सबसे स्ट्रांग कौन सा होता है हमारा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इसमें सबसे ज़्यादा हमारा हाइस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
होता है, हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो थर्मोसेटिंग में कौन कौन से आते हैं हमारे, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन हो गया, बेकेलाइट हो गया और मेलामाइन होगा, ये सभी किस में आते हैं हमारे ये सभी आते हैं हमारे थर्मोसेटिंग में। तो स्टूडेंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग होता है थर्मोसेटिंग, उसके बाद आता है हमारा फाइबर, उसके बाद आता है हमारा थर्मोप्लास्टिक, फिर आता है हमारा इलास्टोमर, फिर क्या आता है हमारा इलास्टोमर। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद हमारा फाइबर पोजेज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है हमारी हाई होती है, ये भी ऑप्शन क्या हमारा फाइबर का, ये भी ऑप्शन हमारा राइट है। और थर्मोप्लास्टिमर पॉलीमर आर कैपेबल और रिपीटेबली सॉफ्टिंग, जब उनको हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और जब उनको कूल करते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है हमारी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की प्रॉपर्टी। ये इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, ये सभी किस में आते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में। जब हम इनको हीट करेंगे तो ये कूल हो जाए, जब इनको हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और जब इनको हम हार्ड करेंगे यानी ठंडे में रखेंगे तो ये क्या होंगे हमारे कूल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, कौन सा ऑप्शन गलत है, मतलब इसमें हमारा जो थर्मो सेटिंग पॉलीमर है वो क्या होते हैं हमारे रीयूजेबल नहीं होते, वो एक बार बन गए तो उनका दोबारा यूज हम नहीं कर सकते। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमको यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है, उसकी रिएक्शन करनी है हमको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट दिया है और यहाँ पे हमको कंपाउंड वाई क्या है उसको बताना है, कंपाउंड क्या है वाई क्या है उसको बताना है। तो बच्चों ये देखो, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, इसके साथ ही रिएक्शन करेंगे हम, तो यहाँ पे होता है हमारा देखो कार्बन डाइऑक्साइड यानी C≡O≡, और इसकी रिएक्शन करनी है हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX के साथ। तो यहाँ पे देखो, जो कार्बन और जो मेटल और कार्बन के बीच यानी अल्काइल ग्रुप के बीच बॉन्ड होता है, ये कोवलेंट होता है। तो मेटल क्या, कार्बन क्या करता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ से मेटल से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो इस पर आता हमारा नेगेटिव चार्ज और इस पर आता हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में देखो, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है आपको, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या ऐड होगा हमारा, यहाँ पे होगा हमारा आर प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और OMgX कहाँ पे ऐड होगा, ये होगा हमारा यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे हमें क्या ऑप्टेंड होगा, देखो आर, ये वाला आर और C≡OMgX, तो ये क्या होगा हमारा कंपाउंड वाई। और जब जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी H2O, तो यहाँ पे हमें क्या ऑप्टेंड होगा, यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा देखो, यहाँ से हमको OH इसको देना और H इसको देना है, तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमें ऑप्टेंड होगा RCOH और MgOH एंड X। तो ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट, ये तो हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट जो कि हमको क्वेश्चन में दिया है ये वाला। और हमको बताना है यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी वाई क्या हमारा RCOMgX, RCOMgX, ये क्या हमारा इंटरमीडिएट यानी वाई। तो कौन सा ऑप्शन में है RCOX। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमको भी इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पे फर्स्ट है हमारा, रेसमिक मिक्सचर शो 0 ऑप्टिकल रोटेशन। जो रेसमिक मिक्सचर होता है उसमें रोटेशन जीरो होता है, तो ये तो सही है। इसमें क्या होता है हमारा 50% तो हमारा 50% इसमें हमारा इन्वर्जन होता है, 50% इसमें इन्वर्जन होता है और 50% इसमें रिटेंशन होता है। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं हमारे कैंसिल आउट कर देते हैं, तभी इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है हमारा 0 होता है। ये तो ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारा SN1 रिएक्शन यील्ड 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनएंशियोमर, ये भी क्या हमारा, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। जो SN1 रिएक्शन है इसमें हमको रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट होता है। एक तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है रिटेंशन, यानी
जिस साइड से हमारा लिविंग ग्रुप लीव आउट हो रहा है उसी साइड से हमारा उसमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसको बोलते हैं रिटेंशन। और दूसरा होता है हमारा इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, जिसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है। तो ये भी हमारा 50% होता है और ये भी हमारा समथिंग 50% होता है। तो दोनों का रेशियो कितने आ गया हमारा 1:1। ये भी ऑप्शन क्या हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारा द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द असेंट टू रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव सो इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिग्रेशन, यानी जो असेंट टू रिएक्शन होता है उसमें हमको प्रोडक्ट इन्वर्जन में प्राप्त होता है, उसमें हमको प्रोडक्ट इन्वर्जन में प्राप्त होता है। यानी जैसे हमारा रिएक्टेंट रिटेंशन में है, जैसे हमारा रिएक्टेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है सपोज आर है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, कॉन्फ़िगरेशन उसका एस होगा। यानी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, हमारे इन्वर्जन होंगे यानी उल्टे होंगे। तो ये भी क्या हमारा, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद हमारा इनएंशियोमर आर सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये ऑप्शन क्या हमारा गलत है, क्योंकि जो इनएंशियोमर होते हैं वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जैसे हम एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के ऊपर रखते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, यानी एक दूसरे पर वो अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हाइयर देन फिनॉल, यानी यह हमारा फिनॉल OH ग्रुप और यह हमारा OH ग्रुप, और सपोज यहाँ पे हमारा नाइट्रो कंपाउंड है और इसके एक कंपाउंड और लगाए यहाँ पे OH, ये हो गया इसका मेटा प्रोडक्ट, और ये हो गया इसका पैरा प्रोडक्ट। यहाँ पे करा देखो, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हाइयर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये ऑप्शन क्या हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो एसिडिटी, क्योंकि एसिड क्या होता है जो इजीली क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, इजीली क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट कर देता है। जैसे यहाँ पे हमारा फिनॉल है, फिनॉल क्या करेगा इजीली, जैसे ही ये हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन के पास क्या होता है हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस शो करेगा, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस शो करेगा तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करेगा। ये हो गया हमारे आर्थो, ये हो गया हमारे पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। बट जो मेटा पोजीशन है वहाँ पे ना के बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो इसमें क्या होता है देखो, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है हमारा डीलोकलाइजेशन होता है। जितने ज़्यादा इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जितने ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज में से क्या होगा, इसकी डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी और ये कंपाउंड क्या होगा उतना ही हमारा एसिडिक होता जाएगा। यानी जो हमारी एसिडिटी होती है, जो एसिडिटी होती है वो डिपेंड करती है हमारी किस में डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी -I के और -M के और -R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो भी हमारे +I हैं और +M हैं और +R हैं, इन सभी के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो उनके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, एसिडिटी उतनी कम होगी। और जितने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जितने ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, हमारी एसिडिटी क्या होती है उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करते रहता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करता रहता है, जिससे क्या करेगा बेंजीन में जो हमारा डीलोकलाइजेशन है उसको ईजी कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ पे लगे होने चाहिए, हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे आर्थो और पैरा पोजीशन में लगे होने चाहिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है इसमें आर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल will have same acidic strength as they have one नाइट्रो ग्रुप अटैच टू द फिनोलिक रिंग। तो ये ऑप्शन क्या हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारा मेटा वाला होता है, ये ज़्यादा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या होते हैं हमारे बल्कि होते हैं। तो दोनों ग्रुप क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोज में होते हैं, तो वो क्या करते हैं,
उसमें उसमें क्या होता है, हमारा रिपल्सन कम होता है। उसमें रिपल्सन कम होगा तो उसकी एसिडिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज, उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। और जो पैरा प्रोडक्ट आर्थो प्रोडक्ट है, इसमें दोनों क्या ग्रुप, दोनों ग्रुप हमारे पास पास होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है। और जो हमारे पैरा है ना, मेटा वाला है, इसमें ना के बराबर एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, बट फिनॉल से ज़्यादा ही होता है, और उसके बाद सबसे कम होगा हमारा फिनॉल में। अगर हमसे पूछे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा हमारा पैरा वाला, ये वाला, और उसके बाद होगा हमारा आर्थो वाला, उसके बाद होगा हमारा मेटा वाला, और सबसे कम होगा हमारा फिनॉल ग्रुप। सबसे कम क्या होगा, हमारा एसिडिक होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है तो करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका, यानी 3 इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे वाला टॉपिक से है। ये सभी मेमोरी बेस्ड होते हैं। सबसे पहला हमारा एंटी एसिड। तो एंटी एसिड कौन से होते हैं हमारे, सिनेटेमाइड क्या होता है हमारा, एंटी एसिड होता है। यानी एंटी एसिड कौन सा हमारा, सिनेटेमाइड, यानी ए का 3। और उसके बाद हमारा एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन क्या है हमारा, एंटी हिस्टामिन हमारा सेल्डोन, एंटी हिस्टामिन हमारा सेल्डेन। और उसके बाद हमारा एलर्जेनिक होते हैं हमारे मॉर्फिन। जितने भी हमारे मॉर्फिन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हमारे एलर्जेनिक होते हैं। और उसके बाद हमारा एंटी माइक्रोबियल होता है हमारा साल्वारेंट। ये क्या होते हैं हमारे एंटी माइक्रोबायल होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे एंटी माइक्रोबायल। तो ये क्या, इसमें क्या ऑप्शन क्या है हमारे, इसमें ऑप्शन आया हमारे ए का थर्ड आया, और बी का क्या है हमारे यहाँ पे, बी का आया यहाँ पे हमारा सेल्डोन यानी फोर्थ। और सी का क्या है हमारे यहाँ पे, सी का आया हमारे यहाँ पे सेकंड। और डी का क्या है यहाँ पे, डी का आया यहाँ पे हमारा डी का आया हमारा यहाँ पे फर्स्ट। तो कौन सा ऑप्शन में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम के बारे में हमको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे देखो, एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्टेट। हाँ, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो पर्टिकुलर सभी रिएक्शन के लिए वेरी स्पेसिफिक होते हैं, और सभी सबस्टेट होते हैं उन सभी के लिए क्या होते हैं, हमारे स्पेसिफिक होते हैं। और एंजाइम आर बायोकैटालिस्ट। एंजाइम क्या होते हैं, हमारे बायोकैटालिस्ट होते हैं। ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारा लाइक केमिकल कैटलिस्ट, एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बायो प्रोसेस। ये भी क्या हमारा ऑप्शन सही है। लास्ट है हमारा एंजाइम आर पॉलीसेक्राइड। एंजाइम क्या होते हैं हमारे, पॉलीसेक्राइड नहीं होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं हमारे, पॉलीसेक्राइड नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। हमको यहाँ पे बताना है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक यानी जो हकल रूल को फॉलो कर रहा है, यानी 4n+2 5 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। और जो कंपाउंड होना चाहिए वो सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, हमारा साइक्लिक होना चाहिए, और उसमें प्लेनर होना चाहिए, प्लेनरिटी होनी चाहिए, यानी sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और उसमें हमारा कैसा क्या होना चाहिए, उसमें हमारा कॉन्जुगेशन होना चाहिए। यानी अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज उसका होना चाहिए। तो फर्स्ट में देखो, तो फर्स्ट ही ऑप्शन क्या हमारा नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन पे आ रहा है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, और ये कंपाउंड क्या हमारा प्लेनर भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर। और सेकंड ऑप्शन देखो, इन सब और तीनों कंपाउंड हमारे एरोमेटिक हैं। क्योंकि ये सभी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। कंपाउंड साइक्लिक भी हैं, प्लेनर भी हैं, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन को भी फॉलो कर रहे हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 73, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन रिएक्टिव विद HNO2 नाइट्रस एसिड टू गिव अनस्टेबल डायोजेनियम सॉल्ट है। तो यहाँ पे देखो, जब हमारा प्राइमरी अमीन है RNH2, उसकी रिएक्शन हम HNO2 के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है
Cl, क्योंकि हम इसकी HNO2 को कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, इसको हम रिएक्शन के दौरान ही प्रिपेयर करते हैं इन situ कंडीशन में। ये क्या होता है, हमारा वेरी अनस्टेबल कंपाउंड होता है, यानी इसको प्रिपेयर करते हैं हम NaNO2 प्लस HCl से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक डायोजेनियम सॉल्ट ऑब्टेंड होता है R-Na2Cl, जो कि वेरी अनस्टेबल होता है। वो क्या करता है, ईजिली जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमें कन्वर्ट हो जाता है, सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन रिएक्टिव विद HNO2 गिव अनस्टेबल डायोजेनियम सॉल्ट। हाँ, क्योंकि जो ये कंपाउंड होता है डायोजेनियम सॉल्ट, ये अनस्टेबल होता है। हम जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे ये सीधे 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। उसके बाद हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्टिव विद HNO2 टू फॉर्म डायोजेनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल इवन अबव 300 डिग्री केल्विन 300 केल्विन। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बोल रहा है, जैसे जो कि हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, जब हम इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ, यानी NaNO2 प्लस HCl, और इसका टेम्परेचर फिक्स होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट। ये कंपाउंड हमारा ओनली 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में ही ये कंपाउंड क्या होता है, हमारा स्टेबल होता है, यानी बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड ओनली इसी टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि जो N2 ग्रुप हो वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो वो क्या करेगा, इजीली यहाँ से लीव आउट हो जाएगा। तो हमको टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है, टेम्परेचर यहाँ पे रखना पड़ता है हमको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पे दिया हमको 300 केल्विन, जो कि कंपाउंड क्या हमारा अनस्टेबल है। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हमारा इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। हमको यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनाना है, यानी बेंजीन के ऊपर क्या ग्रुप आना चाहिए, हमारा Cl ग्रुप आना चाहिए। अब हमको इन कंपाउंड के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसका प्रिपरेशन करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर सेकंड है, जब हम बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लुईस एसिड यानी FeCl3, तो यहाँ पे होते हैं हमारे फ्रीडेल क्राफ्ट। तो यहाँ पे होते हैं हमारा हेलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होती है हमारी हेलोजिनेशन रिएक्शन, जैसे देखो जो कि हमारा बेंजीन जैसे हम इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो यहाँ पे हो रहा हमारा हेलोजिनेशन। यहाँ पे क्या होगा हमारा हेलोजिनेशन। तो यहाँ से हमें इजीली क्लोरोबेंजीन ऑब्टेंड हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर। उसके बाद हमारे जेंडाल मेथड से क्वेश्चन आया, हमको बताना है कि इसमें से मेथड ऑफ द सुटेबल मेथड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। हमको यहाँ पे बताना है कि कौन से कंपाउंड का यूज हम इसके लिए जेंडाल मेथड का यूज़ करते हैं। तो जेंडाल मेथड का यूज हम नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए करते हैं, यानी किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन की प्योरिटी कितनी है, यानी किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, उसके लिए हम यहाँ पे जेंडाल मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जितने भी हमारे एजो कंपाउंड होते हैं और पिरिमिडीन होते हैं और इमिन कंपाउंड और एनिलीन कंपाउंड होते हैं, इन सभी कंपाउंड के लिए हम जेंडाल मेथड का यूज़ नहीं करते। हम जेंडाल मेथड का यूज़ ओनली नाइट्रो कंपाउंड के लिए ही करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे हमको इनको मैच करना है। यहाँ पे देखो, जब हमको साइनोहाइड्रिन बताना है, साइनोहाइड्रिन हमको कहाँ से ऑब्टेंड होगा, ये सभी रिएक्शन हमारे अल्डिहाइड और कीटोन से हैं, यानी जो अल्डिहाइड और कीटोन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं, तो यहाँ पे हमको बताना है कि हमको साइनोहाइड्रिन कैसे ऑब्टेंड होता है। देखो, जब हम अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है साइनोहाइड्रिन। तो कहाँ से ऑब्टेंड हुआ है, फर्स्ट का हमारा ए से डी, यानी साइनोहाइड्रिन हमें एससीएन से ऑब्टेंड होता है। और एसिटल कहाँ से ऑब्टेंड होता है, एसिटल देखो, जब हम अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल के
अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल से करते हैं, यानी फर्स्ट अगर हम 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे तो कीटोन के अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा हेमी एसीटल या हेमी कीटल, और इसका हम दोबारा एक अल्कोहल का मोल और लेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा कीटल या एसीटल, तो इसको बोलते हैं हम एसीटल। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? एसीटल के लिए यूज़ करेंगे हम यहाँ पे अल्कोहल। उसके बाद हमारा सिप बेस का यूज हम एमीन से रिएक्शन करते हैं। जब हम अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जब हम अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन एमीन के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमें सिप बेस ऑप्टेंड होता है। और उसके बाद हमारा ऑक्जिम, जब हम अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन यानी NH2OH के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है ऑक्जिम। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? फर्स्ट का हमारा फोर्थ है, यानी कौन से ऑप्शन में हमारे फर्स्ट का हमारा फोर्थ और सेकंड का हमारा थर्ड और सी का हमारा सेकंड और डी का हमारा फर्स्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन आर हाइयर देन हाइड्रोकार्बन of the comparable molecular masses because of weak intermolecular forces association in aldehyde and ketone due to dipole interaction। और सेकंड स्टेटमेंट हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aldehyde and ketone are low than alcohol सिमिलर मॉलिकुलर मासेज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोनों ऑप्शन क्या है यहाँ पे हमारे सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो अल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पे अल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या होता है हमारा वीक डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, वीक डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। और जो हमारा अल्कोहल होता है उसमें हमारा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो हमारे हाइड्रोकार्बन है उन सभी में होता है हमारा वीक वांडरवाल इंट्रैक्शन, उन सब में होता है हमारा वीक वांडरवाल इंट्रैक्शन। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा अल्कोहल का, उसके बाद होता है हमारा अल्डिहाइड या कीटोन का, उसके बाद आता है हमारा ईथर का, और सबसे लास्ट में आता है हमारा हाइड्रोकार्बन का। अगर आपको अरेंजमेंट में लिखना पड़ेगा तो सबसे पहले लिखोगे आप, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आता है तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद होता है हमारा अल्कोहल का, फिर होता है हमारा कीटोन, फिर हो गया हमारा अल्डिहाइड, फिर हो गया हमारा ईथर, लास्ट में होता है हमारा हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हमारे कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, यानी बोथ स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये लुकास रिएजेंट से क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट जो लुकास रिएजेंट है उसका यूज हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो लुकास रिएजेंट है उसमें कंपोनेंट होते हैं हमारे कंसनट्रेट HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। तो इसको बोलते हैं हम इसके मिक्सर को बोलते हैं हम लुकास रिएजेंट। क्वेश्चन कभी एक नंबर में डायरेक्ट पूछता है कंसनट्रेट HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 को कौन सा रिएजेंट बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लुकास रिएजेंट। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। और जो 1 डिग्री अल्कोहल, और इसमें क्या होता है एक टर्बिडिटी आती है, इसमें क्या आती है एक टर्बिडिटी आता है। जैसे हम 1 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट को डालेंगे तो वहाँ पे टर्बिडिटी हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑब्टेंड नहीं होता है। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल में तो 30 मिनट के बाद क्या होता है हमको वहाँ पे टर्बिडिटी ऑब्टेंड होते हैं। और 2 डिग्री अल्कोहल में जैसे ही हम लुकास रिएजेंट को डालते हैं तो 5 से 10 मिनट के बीच में हमको टर्बिडिटी ऑब्टेंड होती है। और 3 डिग्री अल्कोहल में जैसे ही हम लुकास रिएजेंट को डालते हैं हमको वहाँ पे इमीडिएटली क्या मिलता है? वहाँ पे हमको इमीडिएटली टर्बिडिटी ऑब्टेंड होती है। तो सबसे ज़्यादा टर्बिडिटी का ऑर्डर कहाँ पे होता है हमारा 3 डिग्री में, उसके बाद आता है हमारा 2 डिग्री में, उसके बाद आता है हमारा 1 डिग्री में। तो टर्बिडिटी का ऑर्डर क्या हो गया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ो, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा इन लुकास रिएजेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2 नोन एज लुकास रिएजेंट। ये तो हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि जो लुकास रिएजेंट है उसका यूज हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं। उसके बाद हमारा प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, जो कि हमारे यहाँ पे सरासर आंसर क्या हमारा गलत है, क्योंकि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो
लुकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी तो नॉर्मल टेम्परेचर पे देता ही नहीं है। जैसे हम उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आधे घंटे के बाद क्या देता है वो कम से कम टर्बिडिटी देगा, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो 5 से 10 मिनट के बिटवीन टर्बिडिटी को देगा, और जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो टर्बिडिटी इमीडिएटली दे देता है, यानी इंस्टेंट में। जैसे हम उसमें 3 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालेंगे वहाँ पे क्या होता है हमको टर्बिडिटी ऑब्टेंड हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या हमारा गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड क्या हमारा इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हमको आईपीएससी नोमेनक्लेचर बताना है। यहाँ पे हमको आईपीएससी नोमेनक्लेचर बताना है। तो अगर आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं आते हैं तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर उनके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बन आइटम गिनते हैं। यहाँ पे टोटल कार्बन आइटम कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 तो कार्बन है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम हेक्स। 60 के लिए यूज़ करते हैं हम हेक्स। और यहाँ पे देखो हम नेमिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारा नज़दीक में आता है, यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है, और जो क्लोरीन ब्रोमीन और मिथाइल है ये तीनों क्या हमारे सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ से देखो यहाँ से जो OH ग्रुप है अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 यहाँ से 4th पोजीशन में आ रहा है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 तो यहाँ से 3rd पोजीशन में आ रहा है। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 जो कि हमारा हेक्सेन, और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो उसको लिखेंगे हम हेक्सेन। और यहाँ पे हमारा OH कौन से ग्रुप में है, यानी फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन में, 3rd ग्रुप में, उसको बोलते हैं हेक्सेन 3 1 हेक्सेन 3 ऑल हेक्सेन 3 ऑल हेक्सेन 3 ऑल, यानी ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड तो हमारे वैसे आउट हो गए। और उसके बाद हमको बताना पड़ता है यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कितने हमारे 3 हैं 1 2 एंड 3, क्लोरीन भी है ब्रोमीन भी है और मिथाइल भी है। अब इन सबको किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी जो भी सबसे पहले अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो ब्रोमीन सबसे पहले आता है, इसका पोजीशन हमारी फर्स्ट में, तो 1 ब्रोमो। और उसके बाद हमारा क्लोरीन हमसे क्या आता है पहले आता है, तो 5 क्लोरो और 4 मिथाइल। तो कौन से ऑप्शन में है 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्स 3 ऑन, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड वन एसीटोन रिएक्ट विद 2 पेंटेनॉन इज द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। यहाँ पे हमको बताना है जब हम एसीटोन की रिएक्शन यानी CH3CO CH3 की रिएक्शन करेंगे पेंटेन टू ऑल, यानी CH3 CH2 यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हमारे 5, यानी पेंटोन, यानी सेकंड पोजीशन में हमारा यहाँ पे आ गया हमारा CH3, और यहाँ पे हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा पेंटोन, यानी 1 2 3 4 5, यानी पेंटोन। सेकंड पोजीशन में क्या है इसका 1 2 3 4 5, तो सेकंड पोजीशन में क्या हमारा कीटोन के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन, तो ये हो गया हमारा पेंटोन टू ऑन। इनकी रिएक्शन करनी है हमको डाइल्यूट NaOH के साथ। तो ये रिएक्शन होती है हमारी अल्डोल रिएक्शन। ये रिएक्शन होता है हमारी अल्डोल रिएक्शन में क्या होता है देखो, जब हम दोनों सेम कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमारा सब प्रोडक्ट होता है, हमें उसको बोलते हैं हम अल्डोल रिएक्शन, यानी सल्फर अल्डोल। अब जब हम दोनों प्रोडक्टों को अलग अलग लेते हैं, यहाँ पे एक बार हम इसकी एसीटोन की रिएक्शन पेंटोन टू ऑल के साथ करेंगे और पेंटोन टू ऑल की रिएक्शन एसीटोन के साथ करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, यानी क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे देखो एक बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे हमारा एसीटोन है तो अल्डोल कंडीशन की रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है कि जो कंपाउंड है उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे हमारा C डबल बॉन्ड हो, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं हम अल्फ़ा, इसको बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन, और जो भी इसमें हाइड्रोजन अटैच है इसको बोलेंगे हम अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसकी रिएक्शन करेंगे हम सेल्फ अल्डोल करेंगे, जैसे एसीटोन की रिएक्शन करेंगे हम एसीटोन के साथ। इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, यहाँ पे होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होगा हमारा नेगेटिव चार्ज। आपको क्या करना है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को इसको ऐड करना और CH2 ग्रुप को इसके साथ ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑप्टेंड होगा देखो CH3 और यहाँ पे हो गया हमारा OH, और उसके बाद हो गया हमारा यहाँ पे हो गया हमारा CH, और 1 2 3 एक मिनट
तो यहाँ पे ऑप्टेंड होगा हमें देखो CH3 CH3 और यहाँ पे आ गया हमारा OH और CH2 CO CH3। तो ये हो गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे हम अल्डोल कंडेंसेशन यानी वाटर को रिमूव करेंगे। वाटर को रिमूव करते हैं हम इसके बीटा पोजीशन से, अल्फ़ा बीटा से इसका हाइड्रोजन को, अल्फ़ा और बीटा पोजीशन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। जैसे यहाँ पे CH2 लिखा है, जब हम इसको ओपन अप फॉर्म में लिखेंगे इसका CH और यहाँ पे H हो गया, तो यहाँ से क्या होगा हमारा H2 रिमूव हो गया। इसको बोलते हैं हम अल्फ़ा, इसको बोलते हैं हम बीटा, तभी इसको बोलते हैं हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमको यहाँ पे ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे हम ऑब्टेंड होगा CH3 CH3, यहाँ पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड और उसके बाद CH2 CO CH3। तो ये वाला ऑप्शन किसी ऑप्शन में दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर सेकंड में देखो हमको ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहा है, यानी CH3 CH3 डबल बॉन्ड CO CH3। ये ऑप्शन क्या है हमारा, ये क्या आ रहा है हमको अल्डोल रिएक्शन से हमको यहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है। और बाकी के दो ऑप्शन भी क्या होता है हमको अल्डोल से ऑब्टेंड होते हैं। हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड नहीं होगा। जैसे हम एसीटोन की रिएक्शन पेंटोन टू ऑल के साथ करेंगे और पेंटोन टू ऑल की रिएक्शन एसीटोन के साथ करेंगे, यहाँ पे भी हमको दो क्रॉस प्रोडक्ट ऑब्टेंड होंगे और दो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेंड होंगे। बट एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो हमको यहाँ पे ऑब्टेंड नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C वाला प्रोडक्ट हमको ऑब्टेंड नहीं होगा। एक बार आप ट्राई करना है दोनों को, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे ऑब्टेंड करना है। एक बार क्या करना है, रिएक्शन को आपको सेम ऐसे लिखना है जैसे मैंने ये लिखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। एक बार आपको एसीटोन की रिएक्शन पेंटोन टू ऑन के साथ करनी है और एक बार पेंटोन टू ऑन की रिएक्शन एसीटोन के साथ करनी है, तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो जाएंगे। आपको ये वाला प्रोडक्ट भी ऑब्टेंड हो जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट भी ऑब्टेंड हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट भी ऑब्टेंड हो जाएगा। और जो हमको ये वाला प्रोडक्ट है, ये तो हमको कहाँ से मिला, ये तो हमको एसीटोन के सेल्फ कंडेंसेशन से मिला। हमको ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर C क्या है, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। उसके बाद है हमारा द पॉल्यूशन ड्यू टू द ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट इनहेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। हमको यहाँ पे बताना है जो पॉल्यूशन होता है उसमें किसकी, जो सल्फ़र के ऑक्साइड होते हैं उसमें उसकी मात्रा क्या होती है हमारी इंक्रीजमेंट होती जाती है, यानी बढ़ता जाता है पॉल्यूशन। उसका कारण क्या है, वो किस चीज़ की वजह से होता है। उसमें होता है एक तो होता है हमारा पार्टिकुलेट मैटर, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारा ओजोन, ये भी हमारा क्या होता है उसमें इंक्रीज होता है। और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ये भी क्या होता है हमारे सभी इंक्रीज होते जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर A B and D, यानी A B and D, यानी ऑप्शन नंबर C क्या है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमको बताना है फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा बेंजाइल साइनाइड, इसकी रिएक्शन करनी है हमको सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा, CN को सीधे प्राइमरी एमिड में कन्वर्ट कर देता है, यानी LiAlH4। उसके बाद इसका करना हमको रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो जो ये क्या करेगा, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है एक मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये साइनाइड ग्रुप को सीधे 1 डिग्री एमिन में कन्वर्ट कर देगा, यानी बेंजीन CH2NH2, ये हो गया हमारा CH2NH2। उसके बाद सेकंड स्टेप में करना है हमको इसका बेंजीन डायोजेटाइजेशन रिएक्शन, यानी NO2 प्लस HCl। तो जब हम NH2 की रिएक्शन NO2 प्लस HCl के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है एक डायोजेनियम सॉल्ट, बेंजीन हो गया और एक CH2 एंड N2Cl, ये हो गया हमारा डायोजेनियम। इसको बोलते हैं हम डायोजेटाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे हमको प्रोडक्ट इसका करना बाद में हाइड्रोलिसिस, यानी H2। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, यहाँ पे जो N2Cl ग्रुप है ये लीव आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमको OH ग्रुप ऑब्टेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑब्टेंड होगा बेंजीन CH2OH, यहाँ पे क्या करना है हमको हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं बेंजीन डायोजेनियम को, यानी डायोजेनियम सॉल्ट का, तो वहाँ से N2Cl लीव आउट हो जाता है और वहाँ पे OH ग्रुप ऐड हो जाता है। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू।